Good morning, dear students. Today we will discuss the socialization agents. Okay, so in previous lectures we have discussed about the school and family, and today we will discuss the other socialization agents like peer groups. One of the chief characteristics of the middle childhood stage is the extension of social network beyond home. Friendship acquires great significance in this respect. It provides children not only with a good opportunity to be in company of others but also be organizing various activities like play collectively with the members of their own age. देखिए यहाँ पर बात आती है बेटा पीयर ग्रुप्स की. पीयर ग्रुप्स के थ्रू भी जो एक बच्चा होता है उसको सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है. जब एक चाइल्ड अपने घर से अलग होता है तो उसका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है सोशलाइजेशन में. जैसे आप लोग हैं, जब आप लोग नर्सरी क्लास में थे, आप लोग केजी क्लास में थे, तो वहाँ पर क्या है कि वो सारी चीज़ें जो फैमिली ने आपको सिखाई थी वो सारी चीज़ें ही ग्रैस्प नहीं की थी आपने, बल्कि जो आपका पीयर ग्रुप था, जो आपका फ्रेंड सर्कल था, वहाँ से भी आप अपनी बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर लेके जाते थे. तो वो क्या होता है, आपका सोशलाइजेशन होता है. किसके थ्रू होता है? वो पीयर ग्रुप के थ्रू. अब ये जो पीयर ग्रुप का सोशलाइजेशन में क्या रोल है, जैसे आपका शेयरिंग है, ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रोल एक्सेप्टेंस है. तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? जब हम इंटरेक्शन करते हैं पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हम सीख जाते हैं? पीयर ग्रुप्स के साथ सीख जाते हैं, और ये हमारे सोशलाइजेशन का एक पार्ट हो जाता है. Children also learn to assert their own point of view and accept and adapt to those of others. Development of self-identity is greatly facilitated by the peer groups. Since communication of children with peer group is direct, process of socialization is generally smooth. देखिए जो बच्चे पीयर ग्रुप में क्या करते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी सीख जाते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या करना सीख जाते हैं? एडजस्ट करना कि दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी अपनी बात कहनी है, दूसरे लोगों की हमें सुननी नहीं है, बल्कि अगर ग्रुप बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है बच्चों को, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ भी उनकी एक्सेप्टेंस में आ जाती है कि दूसरे लोगों की बातों को भी एडप्ट करना चाहिए. ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी बच्चा जान जाता है, अपने आप को प्रूव करना जान जाता है बच्चा पीयर ग्रुप के थ्रू. उसी तरह दूसरे लोगों के बारे में भी वो अच्छा कुछ सोचने लगता है. नाउ द नेक्स्ट इज मीडिया इन्फ्लुएंसेस. इन रिसेंट ईयर्स मीडिया हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशलाइजेशन एजेंट. देखिए हमारे जो रिसेंट ईयर्स है वहाँ पर क्या है कि रिसर्च से हमें पता चलता है कि ये एक सोशलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट एजेंट हो गया है. कौन? मीडिया. Through television, newspapers, books and cinema, the external world has made is working its way into our home and our lives. और आजकल क्या है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, सिनेमा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसने क्या कर दिया है, आज वो हमारे घर तक आ चुका है, और हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको उसने इन्फ्लुएंस किया है. While children learn about many things from these sources, adolescents and young adults often derive their models from them. अब इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें इन रिसोर्सेज के थ्रू सीखते हैं, लेकिन आपके जो यंग हैं और एडolescents हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों के थ्रू अपने मॉडल्स सेलेक्ट कर लेते हैं. लाइक आप लोग हैं, इस समय बहुत सारे बच्चों का क्या है, रोल मॉडल जो है हो सकता है कि कोई एक्टर हो या फिर कोई एक्ट्रेसेस हो. तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो मीडिया है इसके थ्रू क्या कर लेते हैं, रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, और उनके साथ, उनके बिहेवियर के साथ अपने आप को क्या करते हैं, एसिमुलेट कर लेते हैं. तो ये भी क्या हुआ, सोशलाइजेशन का एक मीडिया जो है बहुत बड़ा एजेंट माना जाता है. The exposure to violence on television is a major issue of discussion, since studies indicate that observing violence on television enhance aggressive behavior among children. देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो टेलीविज़न है वो किस चीज़ को एनहेंस कर रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर को. किसके बीच? चिल्ड्रन के बीच.
क्या वहाँ पर क्या हो रहा है कि आज जो चीज़ें टीवी पर दिखाई जा रही हैं, मीडिया के थ्रू हमारे बीच आ रही हैं, तो वहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि किन चीज़ों को हमें एडजस्ट करना है और किन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। सो जितनी भी चीज़ें, चाहे वो वायलेंट हो चाहे एग्रेसिव हो, वो बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉपी कर लेते हैं। So there is a need to use this agent of socialization in a better way in order to prevent children from developing undesirable behavior. So जो यहाँ पर ये हमारा एजेंट है सोशलाइजेशन का, वहाँ पर हमें उसको बहुत अच्छे से अगर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो कि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ओके, now the next topic is acculturation. Acculturation refers to cultural and psychological changes resulting from contacts with other cultures. मीन जो acculturation है वो क्या प्रोसेस है, जिसमें कल्चर में जो एक कोई पर्टिकुलर कल्चर है उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं, और वो किसका रिजल्ट होते हैं कि जब हम अदर कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, कांटेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये जो कांटेक्ट है एक्लचरेशन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट किसी भी कल्चर के कांटेक्ट में आने से हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकती है। अब ये जो डायरेक्ट है वो कैसे होगा, व्हेन वन मूव्स एंड सेटल्स इन अ न्यू कल्चर, जब कोई जो है मूव करता है किस साइड, दूसरी कल्चर की साइड मूव करता है, एक नई कल्चर की साइड मूव करता है, तो वहाँ पर भी एक्लचरेशन हो जाता है। और इनडायरेक्ट वे कैसा है, थ्रू मीडिया और अदर मीन्स। जैसे कि हम लोग हैं, हम मान लीजिए कि वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं, हम वहाँ पर जा नहीं रहे, हम यूरोप नहीं जा रहे हैं, हम अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हम रशिया नहीं जा रहे हैं, हम अपने घर पर ही हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू उस वेस्टर्न कल्चर को हम अच्छे से देख रहे हैं, हमें वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो हमने क्या करा, उसको एक्वायर कर लिया, वो अपने बिहेवियर में ले आए। तो ये क्या हुआ, आपका इनडायरेक्ट एनकल्चरेशन हुआ। इट में भी वॉलंटरी, अब ये वॉलंटरी भी हो सकता है, मीन्स कि इसको हम अपनी इच्छा से भी अपना सकते हैं। लाइक व्हेन वन गोज़ अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, जैसे कि कोई अगर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, ये ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, ट्रेड के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वो वॉलंटरी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है जिस भी कल्चर का वो पार्ट बन रहा है। या फिर इनवॉलंटरी, जैसे थ्रू कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, इन्वेजन, पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें दूसरी कल्चर को एक्सेप्ट करना होता है। क्या होता है कि जैसे हमें अपनी कंट्री से निकल के किसी दूसरी कंट्री में रहना पड़ जाता है एज ए रिफ्यूजी, तो वहाँ पर भी हमें फोर्सफुली उस कल्चर को अपनाना पड़ता है। तो ये भी क्या है, एक्लचरेशन है, बट इनवॉलंटरी। ओके, एक्लचरेशन कैन टेक प्लेस एनी टाइम इन वंस लाइफ। एक्लचरेशन की जो प्रोसेस है बेटा, वो कभी भी हो सकती है किसी की लाइफ में। वेन एवर इट अकर्स इट रिक्वायर्स री लर्निंग ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, डिस्पोजिशंस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और जब भी एक्लचरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, हम रीलर्न करते हैं किसको, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, डिस्पोजिशंस को। क्यों, क्योंकि जब हम किसी नई कल्चर को एडेप्ट कर रहे होते हैं तो उसके नॉर्म्स हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, हमें उनको भी तो एडेप्ट करना पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो जनरेट होता है। ओके, now there are some strategies of acculturation. The first is integration. It refers to an attitude in which there is an interest in both maintaining one's original culture and identity while staying in daily interaction with other cultural groups. In this case, there is some degree of cultural integrity maintained while interacting with other cultural groups. Integration means क्या है कि इसमें हम अपनी जो कल्चर है उसके लिए भी इंटरेस्ट बनाए रखते हैं और दूसरे की जो कल्चर है उसके लिए भी इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। जो चीज़ें हमें सही लगती हैं उसको अडेप्ट कर लेते हैं, हम अपनी कल्चर को भी बनाए रखते हैं, दूसरे की कल्चर को भी बनाए रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड विच पीपल डू नॉट विश टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड दे मूव टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अदर कल्चर। इन दिस केस देयर इज़ लॉस ऑफ वंस कल्चर एंड आइडेंटिटी। अब ये जो एसिमिलेशन है, इस एसिमिलेशन में क्या होता है
कि जब लोगों का एटीट्यूड अपनी कल्चर को लेकर कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को वो क्या चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, और किसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो जो दूसरे की कल्चर है, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी कल्चर को क्या कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो किस में होता है, आपका एसिमिलेशन में। ओके, तो यहाँ पर जो पर्सन होता है जिसने एसिमिलेशन किया है, उसकी जो खुद की कल्चर होती है और आइडेंटिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। ओके, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों की जो कल्चर है क्या है, इंडियन कल्चर है, तो वहाँ पे अगर वेस्टर्न कल्चर को आप लोग अडॉप्ट कर लेते हो और बाकी अपनी जो इंडियन कल्चर है, आपका ट्रेडिशन है, आपके जो रूल्स हैं, आपकी नॉर्म्स हैं, उन वैल्यूज़ हैं, उन सबको ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, जहाँ पे आपने अपनी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया और दूसरे की कल्चर को आपने एसिमिलेट किया। सेपरेशन, it refers to an attitude in which people seem to place a value on holding on to their original culture and wish to avoid interaction with other cultural groups. In this case, people often tend to glorify their cultural identity. जो सेपरेशन है, इसमें क्या होता है कि अपनी जो कल्चर है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उनको होल्ड करके रखते हैं लोग, ठीक है, जो उनकी ओरिजिनल कल्चर है, और जो अदर कल्चर है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, तो क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे करके जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सेपरेशन। नेक्स्ट इज मार्जिनलाइजेशन। It refers to an attitude in which there is little possibility or interest in one's cultural maintenance and little interest in having relation with other culture groups. In this case, people generally remain undecided about what they should do and continue stay with a great deal of stress. Marginalization में क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो अपनी कल्चर को लेकर भी कम होता है, वो उसको भी ज़्यादा प्रीफरेंस नहीं देते, और जो दूसरे की कल्चर है उनको वहाँ पर भी कमियाँ नज़र आती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि ना तो वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो बीच की स्टेट में होता है, ना वो इस कल्चर का होता है पूरी तरह से, ना ही दूसरी अदर कल्चर का होता है। ओके, एट लास्ट वी कैन से दैट सोशलाइजेशन has a major role in deciding the behavior of a human being. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो बिहेवियर है सोशलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एटीट्यूड चेंज होता है, तो वहाँ पर जो आपके बायोलॉजिकल बेसिस हैं वो तो है ही, लेकिन अगर हम सोशल वैल्यूज़ की बात करें, सोशल नॉर्म्स की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, तो उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमसे किसी अदर कल्चर का कोई भी पर्सन मिलता है तो हम वहाँ पर उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप शायद इस साइड के नहीं हैं, आप शायद उस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कल्चर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको अपनी पर्सनालिटी में एज्यूम करे हुआ होता है, और उसके बेसिस पर, उन फीचर्स के बेसिस पर, उन एट्रीब्यूट्स के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस कल्चर का ग्रुप का मेंबर है। जो बिहेवियर है, बिहेवियर का जो पैटर्न है, उसमें आपका जो सोशलाइजेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है, और उसी तरह जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के को डिसाइड करने में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके।